जब मूवमेंट होगी बिल्डिंग में, जब मूवमेंट आपकी बिल्डिंग हिलेगी अपनी जगह से, तो क्या होगा, उसमें डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये है कि मूवमेंट होने की वजह से आपका क्या है, बिल्डिंग में डिफेक्ट आते हैं। उसके बाद थर्ड है इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंट में जो भी चीज होती है, धूप, टेम्परेचर, मतलब जो भी आपका कभी आपका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, आपका धूप की जो सोलर रेडिएशन, जो आपकी सूर्य की किरणें हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। ह्यूमिडिटी, मतलब जो उसके अंदर मॉइस्चर है जो है। उसके बाद है एयर पोल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो मतलब एयर पोल्यूशन तो तुम्हें पता ही है, जो जैसे पेंट है, अगर उसके ऊपर मिट्टी पड़ रही है तो उसका सरफेस खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई लिक्विड है, मतलब कोई आसपास फैक्ट्री है उसके वहां से आ रहा है, या फिर आपके गैसेस आ रही हैं आसपास के एरिया से, तो ये गैसेस वाला मैंने पीछे बताया था कि जो गैसेस होती है वो मतलब इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। ग्राउंड साल्ट, पता है कि जब हम उसका वैसे वाला मटेरियल जो कंक्रीट बनाते टाइम हम ध्यान रखते हैं कि हमें साल्ट वाला क्या है, वाटर यूज नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो वो बाद में बिल्डिंग को खराब करता है। बायोलॉजिकल में आ जाएगा कि अलगी वगैरह, फंगी वगैरह लग जाती है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल में क्या होगा, सोलर मतलब इन्वायरमेंटल की इफेक्ट भी बिल्डिंग को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सोलर रेडिएशन, मतलब सूर्य की किरणें आपका क्या करेंगी, जब तेज सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या होगा, आपका कोई प्लास्टिक ऊपर जो आपकी पानी की टंकी होगी वो खराब हो जाती है। ठीक है, प्लास्टिक है वो खराब होता है, उससे पाइप होगी पानी वाली बाहर लगी हुई है वो भी खराब हो जाएंगी। ठीक है, आपका डोर वगैरह, विंडो वगैरह है वो भी क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है, वो उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, सूर्य की किरणें इसको खराब करेंगी। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, पता ही तुम्हें क्या होता है, श्रिंकेज एक्सपेंशन वाली प्रॉब्लम होती है, तो ये भी इन्वायरमेंटल का इफेक्ट है। उसके बाद ह्यूमिडिटी है, अगर मॉइस्चर है उसके अंदर आपका इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम लेके आएगा। उसके बाद एयर पोल्यूशन, मतलब ज्यादा धुआं वगैरह है वो बिल्डिंग को खराब करेगा, आपकी बिल्डिंग का जो सरफेस है उसको खराब कर देगा। मिट्टी वगैरह उड़ रही है, या फिर कोई मतलब लिक्विड टाइप में कुछ आ रहा है आसपास, गैसेज, कोई फैक्ट्री है, गैसेज है, तो वो क्या करेगी, बिल्डिंग को खराब करेगी, इन्वायरमेंट। ठीक है, ग्राउंड साल्ट, मतलब अगर वो है आपका उसके अंदर साल्ट वगैरह है आपकी मिट्टी के अंदर, वो भी खराब करेंगे। पानी में अगर साल्ट है वो भी खराब करेंगे। ठीक है, जिसको हम अवॉइड करते हैं। बायोलॉजी फंगी वगैरह, अलगी वगैरह लग जाती है इसके अंदर। बायोलॉजिकल में जो टर्माइट है वो भी उसी में आएगा। टर्माइट ये बिल्डिंग में लगता है आपका, ज्यादातर वो टिम्बर को पकड़ता है, तो वो खराब कर देगा उसको। उसके बाद ये 3 पॉइंट तो मुझे लगता है तुम लोगों को बताने की जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि मैं ये बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चलो बता देती हूँ तुम्हें नहीं ध्यान तो। lack of the proper designing, defect in building may be due to the lack of the proper designing। ठीक है, ये पहला क्या है इसमें, हाँ डिजाइन में, चलो ये तुमने नहीं पढ़ा। इट मे बी ड्यू टू द रॉन्ग कंसिडरेशन ऑफ द डिजाइन लोड, प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, रेनफोर्स। अब मान लो हमने कोई कॉलम बनाना है, ठीक है, उसका कुछ लिमिट होती है कि इतना आपने उसका डाया रखना है, इतना आप उसको लंबा कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जब लेंथ और विड्थ का रेशियो आपका 12 से कम होता है तो आपका शॉर्ट कॉलम में आता है, और जब लेंथ और विड्थ का रेशियो आपका क्या है, उसका 12 से ज्यादा होता है तो वो लॉन्ग कॉलम में आता है। ठीक है, तो हमने ऐसे रखना होता है, ऐसे नहीं कि आप अपने हिसाब से बना रहे हो। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कोड में लिखी हुई, तुम आरसीसी में पढ़ रहे हो कि कुछ वैल्यू है जो दी हुई है। रेनफोर्स है, जैसे आपका स्क्वायर कॉलम बनाया है आपने तो उसमें 4 रेनफोर्स, हर कोने पे रेनफोर्स डलेगी। आपकी सर्कुलर बनाया है तो उसमें शायद पता नहीं 8, पता नहीं 6 डलती है। ठीक है, तो वो आपका कि जिस हिसाब से डिजाइनिंग करनी थी उस हिसाब से, जैसे अब स्लैब बना रहे हो तो हमें उसके अंदर 4 रेनफोर्स सरिया प्रोवाइड करना था, 4 जो बार हैं प्रोवाइड करने थे। हमने सोचा कि ज्यादा स्ट्रेंथ ले आते हैं, हम 8 प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो उससे स्ट्रेंथ कुछ नहीं आनी है आपका जो, क्योंकि हमें ऐसा होना चाहिए कि आपका जो रेनफोर्स है पूरा कंक्रीट से कवर हो। ऐसे नहीं आप उसको ओपन छोड़ दोगे। कॉलम बना रहे हो, मतलब जितनी लिमिट है उससे ज्यादा ही आपने उसके अंदर रेनफोर्समेंट डाल दिया। तो सेक्शन की जो हमें मतलब दी गई है, प्रोविजन हमें दिया गया है कि ऐसे बनाना है, वैसे ही हमने उसको डिजाइन करना है। ठीक है, जैसे
कि उसकी बीम की कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी लेंथ मैक्सिमम हो सकती है, ये सारी चीजें क्या स्टैंडर्ड है जो एक्सपेरिमेंटल हमें दी हुई है कि हम वो कोड में दी होती है वैल्यू वैल्यू, ठीक है। चॉइस ऑफ द रॉन्ग मटेरियल, जिस चीज के लिए जो यूज करना था वो नहीं किया, अपने हिसाब से जो चाहे यूज कर दिया, ठीक है। तो तब हम क्या है, ये चीजें क्या है, डिजाइनिंग हमारी सही नहीं है, तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, आपकी बिल्डिंग में डिफेक्ट आएगा बाद में। उसके बाद प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा आपका कि आपको कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दी कि इसके हिसाब में आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको प्लान दिया कि इतना स्कोप रखना है, इसमें आपका इतनी की वॉल होगी, इस हिसाब से आपका यहाँ पे डोर लगेगा, यहाँ विंडो लगेगी, ये सारी चीजें आपको दे दी उसने बना के, और आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। पुअर वर्कमैनशिप, बनाने वाले में सही नहीं बनाया, ठीक है, जैसे बनना चाहिए था। और नॉन सीरियस सुपरविजन, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो बनवा रहा है अगर देखने नहीं आएगा तो वो कुछ भी बना के चले जाएंगे, ठीक है। तो सीरियस नहीं था, मतलब सीरियसली नहीं लिया आपने सुपरविजन को। इंस्पेक्शन, जब कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करनी पड़ती है हमें, सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा, तो ये चीजें आपने कंस्ट्रक्शन के टाइम करनी थी, ये भी सही नहीं की, तो इसकी वजह से भी क्या है, आपके बिल्डिंग इफेक्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है, लेक ऑफ द स्टेबल मेंटेनेंस, जैसे जो यहाँ लिखा है, इन द ओल्ड बिल्डिंग डिफेक्ट में भी ड्यू टू द लेक ऑफ द मेंटेनेंस, बिल्डिंग पुरानी है, मैंने कहा था पीछे कि माइनर डिफेक्ट आया है, आपने उसको क्या करना था, रिपेयर करना था, लेकिन आपने रिपेयर नहीं किया, तो वो क्या है, मेजर आपका बन जाएगा, और मेजर बनेगा तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर को फेल कर देगा, ठीक है। तो ये है कि आपने जब हल्का फुल्का हमें कुछ दिखता है जो आगे ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, तो हमने बिल्डिंग को मेंटेन करना है। मेंटेनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। कब देखना तुम, मेंटेनेंस जैसे पेंट आता है, कोई बिल्डिंग है 10 साल से पेंट नहीं किया है, और एक बिल्डिंग है आप उसको 2-3 साल में पेंट कर रहे हो, तो देखना अच्छी दिखेगी, मतलब। तो कोई भी चीज है आप उसको मेंटेन करके रखो, जैसे डोर है, इनके ऊपर पेंट करके रखना चाहिए हम लोगों को। जैसे डैम्पनेस है, हल्की फुल्की हमें दिख रही है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, जो भी सोल्यूशन उसका हो सकता है उसको करना चाहिए हमें। नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 पूरा ही खराब हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, मैं ये कल आगे करवाऊंगी जब भी तुम्हारा लेक्चर होगा, फिलहाल मैं ऐसे ही बता रही हूँ थोड़ा सा कि आगे जो हमारा टॉपिक है कि अभी 3-4 मिनट 4-5 मिनट रहेगी शायद। तो इसमें क्या है कि जैसे वो पीछे टेबल थी ना, उस पे तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पिछली बार मैंने कहा था कि इस पे ध्यान देना। ये अब इसके आगे टेबल है इस चैप्टर में, मैं दिखा देती हूँ कितनी बड़ी टेबल है। ये 10 पॉइंट है कि ये इसमें लिखा है मेन डिफेक्ट और कॉजेज, कि किस किस टाइप के डिफेक्ट आते हैं फाउंडेशन। जैसे पहला इसने लिखा फाउंडेशन, फाउंडेशन में किस टाइप के डिफेक्ट आते हैं और उसका कारण क्या है। जिसमें दूसरा है बेसमेंट, मतलब पूरा नीचे पहले आपका फाउंडेशन बनता है, उसके बाद बेसमेंट बनती है, उसके बाद डीपीसी बनती है, उसके बाद दीवारें आएंगी, कॉलम बनेंगे, बीम बनेंगे, फिर रूफ टेरिस आपका ज्वाइनरी वर्क, मतलब जो टिम्बर मतलब लकड़ी का काम होएगा वो आएगा आपका। उसके बाद डेकोरेटिव, मतलब जो आपका प्लास्टर करते हुआ, आप पेंट करते हुआ आएगा। सर्विसेज में आपका आएगा कि जो आप जो पाइप, पानी वाली पाइप बिछाओगे, उसकी जो ड्रेनेज वाली पाइप जो सर्विसेज में आएगा वो, ठीक है। तो जैसे मैं बता देती हूँ थोड़ा, फाउंडेशन में, फाउंडेशन में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। पहला इसमें एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट, मतलब फाउंडेशन आपकी बैठ जाएगी, और या फिर डिफरेंशियल एक्सेसिव सेटलमेंट, या पूरा बैठ गई आपकी जो फाउंडेशन थी। दूसरा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब है कि कहीं कहीं आपकी मिट्टी मतलब हार्ड थी और कहीं कहीं पे सॉफ्ट थी, तो जहाँ हार्ड होगी वहां तो आपका स्ट्रक्चर वैसे के वैसे है, और जहाँ पे आपका क्या है कि जो सॉफ्ट सॉइल है वहां पे क्या होगा, नीचे बैठ गई, एक दीवार नीचे बैठी हुई है एक ऊपर की साइड, तो उसको डिफरेंशियल सेटलमेंट बोलेंगे। तो यहाँ आपका क्या है, कॉजेज। अब इस ये वाली प्रॉब्लम हो गई, डिफेक्ट ये है बिल्डिंग के अंदर कि एक्सेसिव सेटलमेंट है और डिफरेंशियल है। अब यहाँ पे हमें इसके रीजन ये इतने सारे हो सकते हैं। पहला, लो पीरिंग कैपेसिटी सोयल, ये मैंने पहले बता दी कि सोयल आपकी
जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा आपने लोड उसके ऊपर डालोगे तो वो क्या करेगी, उसको बियर नहीं कर पाएगी। तो इनएडिक्वेट डेप्थ और विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, जितनी डेप्थ और विड्थ हमें रखनी चाहिए थी उतनी हमने नहीं रखी। ठीक है, जैसे डीप में शैलो में तुमने पढ़ा हुआ है उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कि जो उसका लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना होना चाहिए, वो सारा तुमने पढ़ा था कि जब शैलो में जब आपका लेंथ और विड्थ दोनों क्या है इक्वल होती है या विड्थ से मतलब कम होती है तब हमको शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। जब विड्थ जो डेप्थ है विड्थ से ज्यादा होती है तो डीप फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, उनका रेशियो जो है सही नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका स्ट्रक्चर में सेटलमेंट आ जाएगी, आपको फाउंडेशन में सेटलमेंट आ जाएगा। उसके बाद ओवरलोडिंग ऊपर ही है, जितनी उसकी कैपेसिटी है सोइल की उसके ऊपर उतना ही लोड डालना है। जब ज्यादा लोड डालोगे तो आपका खराब हो जाएगा। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडिशनल, जब आपने अब आपने पहले एक फ्लोर बना रखा था, ठीक है, एडिशनल स्टोरी विदाउट स्ट्रेंथिंग, फाउंडेशन आपकी शैलो थी, अब आप उसके ऊपर और फ्लोर बनाने की सोच रहे हो तो शैलो फाउंडेशन उसको ले नहीं पाएगी, तो इसलिए हमें नीचे फाउंडेशन को भी डीप करना पड़ेगा। तो जब आपने और एडिशनल स्टोरी बना दिया लेकिन आपने फाउंडेशन को स्ट्रेंथ नहीं दी, आपने फाउंडेशन को दोबारा और कंस्ट्रक्शन नहीं की, तो तब भी आपकी ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद एक्सकवेशन ऑफ डीप फाउंडेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट ऑन द एडजॉइनिंग, पास वाले एरिया में आपकी बिल्डिंग बनी हुई, पास वाले एरिया में कोई डीप फाउंडेशन मतलब कर रहा है, डीप फाउंडेशन को देगा तो क्या होगा, मिट्टी हिलेगी डुलेगी, और जब मिट्टी हिलती डुलती है पास वाले एरिया में तो उधर वाली बिल्डिंग पे जो बनी हुई है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, सेटलमेंट का रीजन है। उसके बाद क्रैक आते हैं, क्रैक आएगा फाउंडेशन के अंदर, वो भी सेम पहला पॉइंट आ जाएगा आपका लो बीयरिंग कैपेसिटी की वजह से। दूसरा है आपका कि डिफरेंशियल सेटलमेंट की, वो रीजन दे दिया इसने कि डिफरेंशियल सेटलमेंट होएगी उसकी वजह से क्रैकिंग आ जाएगी। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वही सेम कि पास वाले एरिया में आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो तब आपका क्या होगा, ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बहुत सारे हैं, ये हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूंगी तुम लोगों को, बहुत ये सारे हैं, मतलब देखते हैं कितने, शायद 2 दिन तो तुम्हारे लग ही जाएंगे इसमें। तो ये सब सारी चीजें हैं कि मतलब उसमें वॉल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये पहले भी तुम लोगों को मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, दीवार पे तुम्हें पता है पेंट खराब हो जाएगा, प्लास्टर खराब हो जाएगा, और क्या हो सकता है, क्रैकिंग आ सकती है दीवार पे। तो आधी चीजें तो तुम खुद से भी मतलब क्या खुद से सोचना है तुमने, फिर उसका रीजन सोचना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।